मेरे प्यारे बच्चों, यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट बाय सोनू सर में आपका स्वागत है। वैसे बच्चे जो मेरे चैनल से भी नए जुड़े हैं, पहले मेरे चैनल केमिस्ट्री पॉइंट बाय सोनू सर को सब्सक्राइब कीजिए और मैं इस चैनल पे जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ उस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, जो मैं वीडियो अपलोड करता हूँ प्रत्येक वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिए, तभी आपको फायदा होगा। यदि कोई बच्चे वीडियो को शुरू से अंत तक नहीं देखते तो उनको फायदा नहीं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, जो वीडियो आप देखते हैं प्रत्येक वीडियो को शुरू से अंत तक देखा कीजिए। बच्चों, पिछले क्लास में मैं स्टार्ट किया था सॉल्यूशन चैप्टर। सॉल्यूशन में मैंने कुछ बात बताया था। सबसे पहले बताए थे व्हाट इज कंपोनेंट, फिर बताए थे व्हाट इज मिक्सर, फिर बताए थे टाइप्स ऑफ मिक्सर, फिर आगे हम बताए थे व्हाट इज सॉल्यूशन। वहाँ बताए थे सॉल्यूशन दो चीज से बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने से बनता है सॉल्यूशन। और अंत में बताया था आपको एलवाई, मिश्र धातु के बारे में चर्चा किए थे। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट्स। अवयवों के आधार पर विलयन के प्रकार। अवयवों के आधार पर यहाँ विलयन को बांटा गया है तीन पार्ट में। एक को बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन, जिसका हिंदी होता है द्विअंगी विलयन। एक को बोलते हैं टर्नरी सॉल्यूशन, जिसका हिंदी होता है त्रिअंगी विलयन। एक को बोलते हैं क्वार्टरनरी सॉल्यूशन, जिसका हिंदी होता है चतुअंगी विलयन। अब हम लोग तीनों को समझेंगे बारी बारी से कि बाइनरी सॉल्यूशन क्या है, टर्नरी सॉल्यूशन क्या है और क्वार्टरनरी सॉल्यूशन क्या है। ध्यान दीजिए, सबसे पहले बाइनरी सॉल्यूशन, इसमें नंबर ऑफ कंपोनेंट्स की संख्या, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स यहाँ दो होता है। उसी प्रकार से यहाँ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स तीन होता है, इसमें नंबर ऑफ कंपोनेंट्स चार होता है। मतलब बाइनरी सॉल्यूशन दो अवयवों से मिलकर बना होता है, टर्नरी सॉल्यूशन तीन अवयवों से मिलकर बना होता है, क्वार्टरनरी सॉल्यूशन चार अवयवों से मिलकर बना होता है। इस बात को ध्यान रखिए कि दो अवयव से यदि कोई सॉल्यूशन बनता है तो उसको बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। अगर तीन अवयव से कोई सॉल्यूशन बनता है तो उसको बोलते हैं टर्नरी सॉल्यूशन, और चार अवयव से कोई सॉल्यूशन बनता है तो उसको बोलते हैं क्वार्टरनरी सॉल्यूशन। यहाँ पे बाबू बाइनरी सॉल्यूशन का मैं एग्जांपल लिखा हूँ ब्रास। आप देख सकते हैं ब्रास बना है आपका दो कंपोनेंट, एक कॉपर है और एक जिंक है, और दो कंपोनेंट के द्वारा कोई सॉल्यूशन बनता है तब उस सॉल्यूशन को बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। यहाँ पे देखते जर्मन सिल्वर, इसमें तीन कंपोनेंट है, कॉपर है, जिंक है और निकेल है। यहाँ तीन कंपोनेंट के द्वारा जो सॉल्यूशन बनता है उस सॉल्यूशन को बोलते हैं टर्नरी सॉल्यूशन। इस बात को ध्यान रखिए, आपके सॉल्यूशन चैप्टर में केवल एक ही सॉल्यूशन के बारे में अध्ययन करना है, जिसका नाम है बाइनरी सॉल्यूशन। पूरे चैप्टर में जहां भी सॉल्यूशन यूज किया गया है सारा बाइनरी सॉल्यूशन है। यहाँ पे नीचे मैं बाइनरी सॉल्यूशन को समझाने का प्रयास किया है। बाइनरी सॉल्यूशन में नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, अवयवों की संख्या यहाँ होगा दो। हम मान लेते हैं कि यहाँ कंपोनेंट फर्स्ट है, यहाँ मान लिए कंपोनेंट सेकेंड है। कंपोनेंट फर्स्ट को माने हैं सॉल्यूट और कंपोनेंट सेकेंड को माने हैं सॉल्वेंट, और जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलता है तो बाबू बन जाता है सॉल्यूशन। तो आप ध्यान रखिए,
सॉल्यूशन चैप्टर में केवल और केवल हम लोग स्टडी करेंगे बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब आप समझ गए होंगे, जिसमें कंपोनेंट्स की संख्या 2 रहेगा, है ना, 2 कंपोनेंट्स रहेगा, है ना, उसी सॉल्यूशन को बोलेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। बच्चे अभी मैंने आपको बताया पीछे कि सॉल्यूशन चैप्टर में केवल हम लोग को बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में ही अध्ययन करना है। अब हम लोग देखते हैं आगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट। विलायक के आधार पर विलयन के प्रकार, विलायक के आधार पर यहाँ पे सॉल्यूशन को बांटा गया है 2 भाग में। एक मेरा है एक्वस सॉल्यूशन, जिसको बोलते हैं हिंदी में जलीय विलयन। दूसरा है नॉन एक्वस सॉल्यूशन, जिसको हिंदी में कहते हैं अजलीय विलयन। अब ध्यान दीजिए एक्वस सॉल्यूशन क्या है और नॉन एक्वस सॉल्यूशन क्या है। जिसमें सॉल्वेंट आपका वाटर है उस सॉल्यूशन को बोलेंगे एक्वस सॉल्यूशन। मतलब सॉल्वेंट के रूप में यदि वाटर है तो सॉल्यूशन मेरा एक्वस होगा, और सॉल्वेंट के रूप में यदि वाटर नहीं है ना, इसलिए यहां लिखिए नॉन वाटर। नॉन वाटर कहने का मतलब वाटर नहीं है, तो सॉल्वेंट के रूप में यदि वाटर नहीं है तो उस सॉल्यूशन को बोलते हैं नॉन एक्वस सॉल्यूशन, अजलीय विलयन। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो वाटर के स्थान पर सॉल्वेंट का आकार कौन कौन करेगा बाबू? तो यहाँ सॉल्वेंट के रूप में बेंजीन हो सकता है, क्लोरोफॉर्म हो सकता है, इथाइल एल्कोहल हो सकता है ना। सॉल्वेंट के स्थान पर बेंजीन हो सकता है, क्लोरोफॉर्म हो सकता है, इथाइल एल्कोहल हो सकता है। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3, इथाइल एल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। तो यहाँ पे दोनों बात को ध्यान रखना है ना, कि एक्वस सॉल्यूशन क्या है और नॉन एक्वस सॉल्यूशन क्या है। अब हम लोग बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ physical state of solid and solvent. There are 9 types of solution. विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन 9 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिए कि विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था फिजिकल स्टेट के आधार पर विलयन 9 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था। यहाँ पे 3 हम बताएंगे, एक आपका सॉलिड है, एक आपका लिक्विड है, एक आपका गैस है। फिजिकल स्टेट यहाँ 3, सॉलिड, लिक्विड और गैस। बच्चों ध्यान दीजिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, यहाँ मैं लिखा हूं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, विलयनों के विभिन्न प्रकार। यहाँ पे मैंने कॉलम बनाया है, इस कॉलम में मैंने क्या क्या लिखा ध्यान दीजिए। यहाँ लिखी है नेचर ऑफ सॉल्यूशन, नेचर ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ है सॉल्यूट, विलेय, सॉल्वेंट, विलायक, और यहाँ पे एग्जांपल्स है। नेचर ऑफ सॉल्यूशन में हम लोग 3 तरह के सॉल्यूशन की बात करेंगे। एक होता है सॉलिड सॉल्यूशन, एक होता है लिक्विड सॉल्यूशन, और एक होता है गैसियस सॉल्यूशन, है ना। सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैसियस सॉल्यूशन। अब ध्यान देना बच्चों, ये तीनों सॉल्यूशन है क्या चीज। सबसे पहले हम देखते हैं सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट हमेशा होता है सॉलिड। इसको ध्यान रखना है कि सॉलिड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट हमेशा सॉलिड होता है, लेकिन सॉल्यूट आपका तीनों हो सकता है, सॉलिड भी, लिक्विड भी, गैस भी, है ना। सॉल्यूट आपका तीनों हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। उसी प्रकार से दूसरा है लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट हमेशा होता है लिक्विड, लेकिन सॉल्यूट की बात करें तो सॉल्यूट मेरा तीनों होगा, सॉलिड भी,
लिक्विड भी और गैस भी। उसी प्रकार से गैसियस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट हमेशा गैस होता है, गैसियस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट हमेशा गैस होता है, लेकिन सॉल्यूट मेरा तीनों हो सकता है, सॉलिड भी, लिक्विड भी और गैस भी। तो यहाँ पे जो आपका है 3 टाइप का सॉल्यूशन यहाँ है बाबू, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैसियस सॉल्यूशन। अब तीनों का आपको 3 टाइप पढ़ना है, तो हम लोग बारी बारी से देखते हैं क्या। ध्यान दीजिए, सबसे पहले आते हैं हम लोग सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन में मैंने अभी आपको बताया कि सॉल्वेंट रहेगा सॉलिड। आप देख सकते हैं सॉल्वेंट मेरा देखिए सब सॉलिड है, लेकिन सॉल्यूट आपका सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे समझना क्या है, सॉल्वेंट यदि आपका सॉलिड है और सॉल्यूट भी सॉलिड है, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉलिड में सॉलिड को मिला रहे हैं, सॉलिड में सॉलिड को मिलाते हैं, तब इसका एग्जाम्पल होता है एलोवाइट, मतलब मिश्र धातु। कल बताए थे मिश्र धातु का एग्जाम्पल, जैसे ब्रास है, ब्रोंज है, जर्मन सिल्वर है, ये आपका एग्जाम्पल है सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन का, मतलब ठोस में ठोस काबिलियत है। नेक्स्ट आपका है सॉल्वेंट यदि सॉलिड है और सॉल्यूट मेरा लिक्विड है, मतलब सॉलिड में हम लिक्विड को मिलाते हैं, इसका एग्जाम्पल है जिंक अमलगम, सोडियम अमलगम। जिंक अमलगम यहाँ लिखिए, जिंक के साथ मरकरी हो, सोडियम अमलगम में सोडियम के साथ मरकरी। अब बच्चों यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि अमलगम होता क्या चीज है। ध्यान दीजिए, 2 धातुओं का वैसा मिश्रण जिसमें एक धातु मरकरी हो, है ना। देखिए यहाँ मरकरी का सिंबल होता है Hg। ये 2 धातु का मिश्रण है, लेकिन इस दोनों धातु में से एक धातु देखिए मरकरी है, तो इसी का नाम अमलगम है। जिंक के साथ मरकरी है, इसका नाम देते हैं जिंक अमलगम। सोडियम के साथ मरकरी है तो सोडियम अमलगम। अमलगम आप लोग को याद हो गया होगा, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं डिफिनेशन कि 2 धातुओं का वैसा मिश्रण जिसमें एक धातु मरकरी होता है उसे हम अमलगम कहते हैं। नेक्स्ट आपका है सॉल्वेंट यदि सॉलिड है और सॉल्यूट मेरा गैस है, सॉल्वेंट सॉलिड है, सॉल्यूट मेरा गैस है, मतलब क्या कर रहे हैं बाबू कि सॉलिड में हम लोग गैस को मिलाते हैं, इसका एग्जाम्पल है H2 in PD। H2 in PD, PD का मतलब होता है पैलेडियम, पैलेडियम में हाइड्रोजन गैस है। H2 in PT, PT का मतलब है प्लेटिनम, प्लेटिनम में हाइड्रोजन गैस। तो इसको एकदम याद रखना है। अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन में मैंने भी आपको बताया पीछे कि सॉल्वेंट हमेशा लिक्विड रहेगा। देख सकते हैं ये आपका सॉल्यूट है और ये आपका सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट हमेशा लिक्विड रहेगा, लेकिन सॉल्यूट आपका तीनों हो सकता है, सॉलिड भी, लिक्विड भी और गैस भी। अब देखते हैं ध्यान से, सॉल्वेंट यदि मेरा लिक्विड है और सॉल्यूट मेरा सॉलिड है, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं ना, लिक्विड में सॉलिड को मिलाते हैं। इसका एग्जाम्पल है ग्लूकोज डिजॉल्व इन वाटर, जल में घुला हुआ ग्लूकोज। उसी प्रकार से इसका एग्जाम्पल है शुगर डिजॉल्व इन वाटर, जल में घुला हुआ शुगर। नेक्स्ट है सॉल्वेंट यदि लिक्विड है, सॉल्यूट भी मेरा लिक्विड है, मतलब हम लोग क्या करते हैं कि लिक्विड में लिक्विड को मिलाते हैं। इसका एग्जाम्पल है इथेनॉल डिजॉल्व इन वाटर। देखिए यहाँ ध्यान से, इथेनॉल भी लिक्विड है आपका और वाटर भी लिक्विड है ना, मतलब जल में घुला हुआ इथेनॉल। उसी प्रकार से एसिटिक एसिड डिजॉल्व इन वाटर, है ना, जल में घुला हुआ एसिटिक एसिड। यहाँ एसिटिक एसिड भी लिक्विड है और वाटर भी मेरा लिक्विड है। जो ऊपर बताए थे यहाँ ग्लूकोज ये सॉलिड है और ये लिक्विड है, ये सॉलिड है और ये लिक्विड है। तो एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका है सॉल्वेंट यदि आपका
लिक्विड है और आपका सॉलिड गैस है। मतलब लिक्विड में हम लोग गैस को मिलाते हैं, इसका एग्जाम्पल है ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व इन वाटर, जल में घुला हुआ ऑक्सीजन गैस, है ना। ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व इन वाटर, जल में घुला हुआ ऑक्सीजन गैस। नेक्स्ट आते हैं गैसियस सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट हमेशा गैस होता है। देखिए सॉल्वेंट आपका गैस है, लेकिन सॉलिड आपका तीनों हो सकता है, सॉलिड भी, लिक्विड भी और गैस भी। अब यहां ध्यान दीजिएगा, अगर सॉल्वेंट आपका गैस है, सॉल्यूट आपका सॉलिड है, मतलब गैस में हम लोग मिलाते हैं सॉलिड को, है ना। इसका एग्जांपल है आपका कंफर वेपर्स इन नाइट्रोजन। कंफर वेपर्स इन नाइट्रोजन, कंफर का मतलब होता है कपूर, है ना। कंफर का मतलब होता है कपूर। उसी प्रकार से आयोडीन वेपर इन एयर, है ना, आयोडीन वेपर्स इन एयर। तो इस दोनों एग्जांपल को ध्यान रखेंगे, है ना। एग्जांपल है वो इसका किसका है आपका, ध्यान रखिएगा। आपका सॉल्वेंट यदि गैस है, सॉलिड यदि सॉलिड है ना, तो इसका एग्जांपल आप ध्यान रखेंगे कंफर वेपर्स इन नाइट्रोजन, और दूसरा यहां पर है आयोडीन वेपर्स इन एयर। नेक्स्ट आपका है सॉल्वेंट यदि गैस है और सॉल्यूट यदि लिक्विड, मतलब लिक्विड में मिला, गैस में मिलाते हैं लिक्विड, गैस में मिलाते हैं लिक्विड को, इसका एग्जांपल है आपका ह्यूमिडिटी इन एयर, है ना, ह्यूमिडिटी इन एयर है। उसी प्रकार से दूसरा लिखे हैं क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विथ नाइट्रोजन गैस। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है बाबू आर्द्रता। आप जानते हैं कि हवा में नमी होता है ना, हवा में आर्द्रता होता है, उसी को लिखे हैं ह्यूमिडिटी इन एयर, और नीचे है क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विथ नाइट्रोजन गैस, है ना, नाइट्रोजन गैस के साथ मिला हुआ क्लोरोफॉर्म, है ना, घुला हुआ क्लोरोफॉर्म। उसी प्रकार से नेक्स्ट आपका है, अगर आपका सॉल्वेंट गैस है ना, और सॉलिड भी गैस है, मतलब गैस को गैस में मिलाते हैं, इसका एग्जांपल है बेस्ट एयर। ध्यान रखिएगा, सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका एयर है। एयर आपको बताए थे इट इज ए मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एयर जो होता है ये तीन गैसों का मिश्रण होता है, किसका किसका, तो ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का। बच्चों ध्यान दीजिए, इसका एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। ऑब्जेक्टिव कैसे आता है ध्यान दीजिए, ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा कि सॉल्वेंट भी सॉलिड है और सॉल्यूट भी सॉलिड है, तब उसका एग्जांपल क्या होगा। चार ऑप्शन दिया रहेगा, है ना, उसमें एग्जांपल आपको ढूंढना है। उसी प्रकार से अगर पूछ दे क्वेश्चन कि आपका सॉल्वेंट भी गैस है और सॉल्यूट भी गैस है, मतलब गैस इन गैस सॉल्यूशन, है ना, गैस को गैस में मिलाते हैं, उसका एग्जांपल है एयर। तो इसमें एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे देख सकते हैं कि तीन टाइप का यहाँ सॉल्यूशन की चर्चा की, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैसियस सॉल्यूशन, और तीनों का तीन तीन टाइप है, मतलब पूरा आपका टोटल हो गया 9 टाइप। तो इसी को यहाँ पे लिखे थे, है ना, कि हम लोग सॉल्यूट और सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट के आधार पर सॉल्यूशन को बांटते हैं 9 टाइप। ध्यान दीजिए, अभी मैंने पीछे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ा, आगे आपको पढ़ना है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। बहुत ही महत्वपूर्ण है आगे का टॉपिक, लेकिन उसको जानने के लिए कुछ बेसिक बातों की जानकारी होना चाहिए। जो बेसिक यहां बताएंगे उसका हम लोग आगे यूज करेंगे। यहां पे सबसे पहले ध्यान दीजिए, एटॉमिक मास ऑफ सम एलिमेंट्स। एटॉमिक मास को ही बोलते हैं हम लोग मास नंबर, मास नंबर, और मास नंबर को दिखाते हम लोग हैं ऐसे। ध्यान दीजिए, कुछ एलिमेंट्स का यहां मास नंबर लिखे, इसको याद रखना है, या पहले भी पढ़े होंगे, है ना, 11th क्लास में बेसिक में बताया गया होगा कि बच्चों
यहाँ पे जितना बताया गया आपका एलिमेंट का मास इतना आपके लिए काफी है, इसको ध्यान रखिए। सबसे पहला हाइड्रोजन है, इसका सिंबल होता है H, इसका मास 1 होता है। हीलियम का सिंबल He, इसका मास होता है 4। उसी प्रकार से लिथियम का सिंबल होता है Li, इसका मास होता है 7। बेरिलियम का सिंबल होता है Be, इसका मास होता है 9। बोरॉन का सिंबल होता है B, इसका मास 11 है। उसी प्रकार से नेक्स्ट कार्बन का सिंबल C, मास इसका 12 है। नाइट्रोजन का N, मास इसका 14 है। ऑक्सीजन का O, मास 16 है। फ्लोरीन का F, मास 19 है। नियॉन का Ne, मास 20 है। सोडियम का Na, मास 23 है। मैग्नीशियम का Mg, मास 24 है। एल्युमिनियम का Al, मास 27 है। सिलिकॉन Si, मास 28। फास्फोरस P, मास 31। सल्फर S, मास 32। क्लोरीन Cl, मास 35.5। आर्गन मास 40। पोटेशियम K, मास 39। कैल्शियम मास इसका है, कैल्शियम का C, मास है 40। जितना मैंने यहाँ पर एटॉमिक मास बताया है इसको ध्यान रखना है। इसके द्वारा हम लोग किसी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे इसको आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग देखते हैं इन सभी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं। बाबू ध्यान दीजिएगा, एटॉमिक वेट याद रहेगा तो आसानी से मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं। यहां ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2 निकालना। CO2 का मॉलिक्यूलर वेट निकालना है तो ध्यान दीजिएगा, जितने भी एटम है सारे एटम के वेट को जोड़ दीजिए। अब देखिए यहां पर कार्बन 1 है, ऑक्सीजन आपका 2 है। तो यहां देखिए ध्यान से, कार्बन, एक कार्बन का वेट यहां होता है 12, यहां लिखेंगे 12 प्लस एक ऑक्सीजन का वेट होता है 16, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 1 नहीं 2 है तो 2 से गुना कर देंगे। 16 गुना कितना हो गया 32, 32 और प्लस 12 बराबर हो गया 44। उसी प्रकार से वाटर का निकालना है मॉलिक्यूलर वेट। वाटर का आणविक भार क्या होगा, यहाँ ध्यान दीजिए, एक हाइड्रोजन का वेट 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है तो वेट होगा 2, एक ऑक्सीजन है तो इसका हो गया 16, 16 प्लस 2 यहाँ हो गया 18। उसी प्रकार से H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट निकालिए, बहुत इजी है। एक हाइड्रोजन का वेट देखिए लिखा है 1 होता है, 2 हाइड्रोजन का वेट होगा 2। सल्फर यहाँ 1 ही है, सल्फर का वेट आपको बताया गया था 32 होता है, यहाँ लिख दीजिए 32। उसी प्रकार से एक ऑक्सीजन का वेट 16, लेकिन ऑक्सीजन मेरा 4 है, 16 गुना 4 हो गया आपका 64, इसको जोड़िएगा तो आएगा आपका 98। उसी प्रकार से कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, बहुत इजी। कैल्शियम का वेट देखिए लिखा है, कैल्शियम का वेट होता है 40, कार्बन का वेट बाबू होता है 12, एक ऑक्सीजन का वेट होता है 16, ऑक्सीजन की संख्या 3 है, 16 दिया हो गया आपका 48 बराबर यहाँ आएगा आपका 100। उसी प्रकार से नेक्स्ट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यूरिया। यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट निकालना है तो यूरिया का फॉर्मूला होता है बाबू NH2CONH, निकाल सकते इसको आसानी से। देखिए यहाँ ध्यान से, नाइट्रोजन है ना, यहाँ नाइट्रोजन 2 है, एक नाइट्रोजन का वेट लिखवाया गया 14 होता है,
2 नाइट्रोजन का हो जाएगा 28 मतलब 28। यहां देखिए हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन यहां पर भी है और 2 हाइड्रोजन यहां पर भी है। टोटल हाइड्रोजन हो गया 4। एक हाइड्रोजन का वेट होता है 1, 4 का वेट होगा यहां 4। अब देखिए कार्बन का वेट यहां हो जाएगा 12, ऑक्सीजन का वेट हो जाएगा यहां 16, है ना। इसको जोड़िएगा तो आ जाएगा आपका 60। उसी प्रकार से मॉलिक्यूलर वेट ऑफ C12, H22, O11, शुगर का मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। इसका भी आसानी से निकाल सकते हैं। एक कार्बन का वेट होता है 12, लेकिन 12 कार्बन है, इसका मतलब 144। 12 गुना 12 144। एक हाइड्रोजन का वेट 1, 22 हाइड्रोजन का वेट हो जाएगा 22। एक ऑक्सीजन का वेट हो जाएगा 16, है ना। यहाँ 11 ऑक्सीजन है तो 16 गुना 11 होगा 176, 176। इसको जोड़िएगा, इसका आएगा 342। यहाँ ग्लूकोज का निकालना मॉलिक्यूलर, ये फॉर्मूला ग्लूकोज का है ना। अब देखिए एक कार्बन का वेट होता है 12, 6 कार्बन है, 12 छक 72। एक हाइड्रोजन का वेट 1, 12 हाइड्रोजन का वेट होगा 12। एक ऑक्सीजन का वेट 16, 6 ऑक्सीजन है, 16 छक 96। यहां जोड़िएगा, इसका वेट आएगा 180। तो आप किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट आसानी से निकाल सकते हैं। कब? जब आपको एटम का वेट याद रहे। तो बच्चों जो यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए बताया गया है, इसको ध्यान रखना है। आप कुछ कुछ मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। ये सब बार बार निकालने की आवश्यकता नहीं, इसको डायरेक्ट याद कर लीजिए। ये सब प्रचलित है, इसका यूज हमेशा बार बार होता है। अगले क्लास में हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की चर्चा करेंगे। आज के लेक्चर में यहीं पे समाप्त करता हूं। धन्यवाद।